नहीं कर रहे। अच्छा होगा तुम लोग बच गए। हाँ, अगर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं आप लोगों का लेवल हाई रखूँ, बिकॉज आई नो यू हैव पोटेंशियल। आप लोगों के पास पोटेंशियल है कि आप लोग एनटीएससी तक जा सकते हो, है ना। आप लोग क्लियर कर सकते हो एनसीईआरटी। बस सिर्फ आपको जरूरत है खुद के पोटेंशियल को पहचानने का। आप लोग पहचान नहीं पा रहे हो, अभी आप लोग लॉकडाउन के मस्ती में हो, मालूम नहीं आईपीएल में बर्बाद कर रखा है या टीवी सीरियल में। आप खुद को पहचानो, क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवीजन करो, हमें परेशान करो। हम तो चाहते हैं कि तुम लोग हमें परेशान करो, क्वेश्चन बार बार पूछो, ताकि लास्ट में हमें दूसरे में आगे बोलना पड़ेगा अभी रहने दो यार, अभी कल बताएंगे, पर क्वेश्चन ही नहीं आते। इसका मतलब आप लोग सॉल्व भी नहीं कर रहे हो। ये जो छोटा छोटा जो मिस्टेक होता है ना, दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस करिए। हाँ, मेरे तरफ से आपको जो चाहिए वो आप मुझे बताइए। मैं ज्यादातर क्वेश्चन आपके क्लास में सॉल्व करा देता हूँ, अच्छा अच्छा क्वेश्चन, ताकि आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, है ना। आयुष, पर्सनली मैं क्वेश्चन अलाउ इसलिए नहीं करता हूं बिकॉज ग्रुप में अगर आप डालोगे क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन दूसरे लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ग्रुप में क्या दिक्कत है, शर्माना किससे है। वो तुमसे बड़ा आइंस्टीन है यहाँ पे, सब वही है, कोई आइंस्टीन नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई टीचर भी नहीं होता है, सब स्टूडेंट है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी डेली सीखता हूँ कुछ ना कुछ। तुम लोग में से कोई मुझे नया चीज ला करके बता सकता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आंसर होगा वो ग्रुप में सेंड कर देंगे, या मैं नहीं तो कोई आप ही का फ्रेंड उसमें से सॉल्व करके आपको बता देगा। तो मैं सॉल्व करूं या वो सॉल्व करे, मैं सिर्फ जो भी आंसर सॉल्व करेगा मैं उसका चेक करके बता सकता हूँ, हाँ चलो ठीक है ये अच्छा है, आप उसको देख लो, पर एटलीस्ट करो तो सही। अगर हम डी एक्सेलरेशन को माइनस में लिखेंगे तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन को माइनस में लिखेंगे तो वो डी एक्सेलरेशन हो जाता है। मतलब मैं नहीं समझा, शुभम अनम्यूट करिए। यस सर। बताइए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन? सर एक्सेलरेशन। तो इसको रिटार्डेशन बोल देते हैं ना, आपके हिसाब से तो इसको रिटार्डेशन बोलना चाहिए, बिकॉज मैंने माइनस साइन इसको हटा दिया। तो हमें ये सर कैसे वैसे पता चलेगा? सब जब कैलकुलेशन करते हैं तब माइनस में लिखते हैं रिटार्डेशन को, जब उसको ऐसे बताना हो कि इतना रिटार्डेशन हुआ है तो माइनस हटा देते हैं। नहीं, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं सर तो आपको यही एक जानता हूँ स्क्रीन। कि एक्सेलरेशन माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अगर मुझसे पूछा जाएगा कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब मुझे माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है। माइनस साइन जस्ट शोज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, दैट्स इट। अगर हमसे पूछा जाता कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो मैं बोल देता कि हाँ ठीक है चलो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट जब यहाँ पर प्लस और माइनस साइन के साथ अगर आपके ऑप्शन में दिया गया है, दैट मींस he actually wants to know what is the direction of acceleration. सर लेकिन वो पहले ही ना बोल दिया कि डी एक्सेलरेशन है, तब हम माइनस क्यों लगाएं जब उसको पता ही है कि माइनस होगा ही, तब क्यों? अभी जब देखिए पहले ही बोल दिया कि डी ये एक्सेलरेशन बताइए तो माइनस तो पहले ही हो गया ना, मतलब। तो मेजर कंफ्यूजन है। क्या बोले सर? ये तुम मेजर कंफ्यूजन में फंस गए हो। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डी एक्सेलरेशन को आप क्या लिखोगे, रिटार्डेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा मतलब आप कहना चाह रहे हो। यस सर, जब बताना होता है ऐसे बताएंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तब माइनस लगाया जाता है। फिर वो प्लस साइन देने की जरूरत नहीं था ऑप्शन में, ऐसा प्लस साइन उसने रिप्रेजेंट कर दिया।
अच्छा, आपका गलत हो रहा है क्या इसके करने से? यस सर, हो ही रहा है तो ऐसा बोलो ना। सर, बट जब पहले ही बता दिया कि रिटार्डेशन हो रहा है, तब तो हम माइनस लिखे, मतलब प्लस लिखेंगे ना। अच्छा मेरे दोस्त, ये बताओ, अगर तुम्हें पता है सबसे पहले कि ये रिटार्डेशन है, तो b इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाओगे या u माइनस 80 लगाओगे? सर वही तो बोल रहे हैं, जब कैलकुलेशन करते हैं तब लिखते हैं माइनस में, जब अभी रिजल्ट आ ये जाता है तब ये कौन सा कंडीशन है कि जब कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस लिखेंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसको? सर टेस्ट के बाद मैंने मतलब ब्रेनली पे सर्च किया था, तो वहाँ पे आंसर दे रहा था प्लस में, बट देखो मैं ऐसा कैलकुलेशन कर बहुत रहा था सारा तब माइनस में। मैं आपको बहुत सारा ऐसा सोल्यूशन भेज दूंगा जो डाउटनट और ब्रेडली पे गलत दिए हुए। 11-12 में आओगे ना आपको, तो और भी बहुत सारे डाउट मिल जाएंगे ब्रेडली और डाउटनट की वजह से। ब्रेडली और डाउटनट को मेनली आंसर पता होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आंसर को एक्सप्लेनेशन में एक्सपर्ट लिख आंसर देते था हैं। वहाँ पे सर। हाँ बिल्कुल, आई एम ऑल्सो एक्सपर्ट। ओके सर। अगर मैं जॉब करूंगा ब्रेडली में तो मैं भी तो एक्सपर्ट ही कर रहा हूँ ना। नहीं क्या कोई दिक्कत है इसमें? आप रिटार्डेशन लिखोगे, आप लिखोगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही कहना चाह रहे हो ना? एक्सेलरेशन जब आप उसको सॉल्व करोगे तो फिर नेगेटिव साइन के साथ लगा देंगे। आपके यस हिसाब से सर। यही है? तो ये मेजर कंफ्यूजन है, तो क्या बोल सकते हैं? फिर भी मैं भी देख लेता हूँ उनका सॉल्यूशन क्या है, या कुछ और भी स्टैंडर्ड बुक्स है मैं उसमें भी प्रेफर करके देख लेता हूँ रिटार्डेशन का आंसर कैसे दिया जाता है, और फिर मैं आपको क्लिक करके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सही है ना? अगर आपने बोला है तो विल डिस्कस अबाउट इट, है ना? आपके भी पॉइंट को मैं थैंक यू। रिव्यू करता हूँ, चेक करता हूँ, शायद मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो चेक करके और मैं आपको बताता हूँ। अब ठीक है ना? अभी कोई डिसीजन हम लोग थैंक नहीं यू। लेंगे, अभी हम लोग कोई डिसीजन नहीं लेंगे कि सही है या गलत। हम लोग चेक करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स में, देन मैं आपको बताता हूँ। चलिए, बाकी और किसी को कोई डाउट नहीं है? अब आते हैं हम लोग अपने जो रेगुलर क्लास है उसमें, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यही चल रहा है ना? फोर्स के बारे में हम लोग जान गए हैं, लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी भी लॉज ऑफ मोशन में, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में किसी को डाउट है क्या? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सबको क्लियर है? क्या नहीं दिख रहा है अगम्य? कौन नहीं दिख रहा है? बोर्ड विजिबल नहीं है क्या सबको? अच्छा, वो जो लिखा वो ये रेंज है, ऊपर बाहर चला गया, यही तो लिखा था। हाँ हाँ, पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में किसी को कोई दिक्कत है? सबको क्लियर है? अनुष्का? ओके, ठीक है। मोमेंटम सबको समझ में आ गया? मोमेंटम सबको पता है? मोमेंटम क्लियर है क्या सबको? ओके, अनुष्का अनम्यूट करिए, अनुष्का अनम्यूट करिए खुद को। बता रहा हूं सीकर क्या पढ़ेंगे। अनुष्का आवाज सुन रही हो क्या? शिखर अनम्यूट करो खुद को। शिखर नहीं सुन रहा है, अनम्यूट नहीं करना चाहते सब। चलो जाने, आई होप कि आप सबको मोमेंटम क्लियर होगा। मोमेंटम इज इक्वल टू होने था मास इनटू वेलोसिटी। अब हमें एक एग्जांपल से बताइए, एग्जांपल
which one of the following आयुष, ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। Which one of the following has greater momentum? ठीक है, किसका मोमेंटम बड़ा होगा? फर्स्ट, a bullet has mass 20 gram but a speed is equal to 1 kilometer per second. Second, a football of mass 200 gram okay, a football has mass 250 gram and velocity 72 kilometer per hour. So now tell me, इन दोनों में से किसका मोमेंटम ज्यादा है? ओके, नो प्रॉब्लम अनुष्का, इट्स ओके। आयुष, ऐसे नहीं जय माता दी ए, वो वाला नहीं चलेगा। With data, I want proof. Okay, then Ayush, unmute yourself and tell me what is the momentum of bullet. Ayush, what will be the momentum of bullet? बताइए। 200 सर। 200 क्या? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, क्या? केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड, 200 आ रहा है क्या बुलेट के केस में? ओके, नाउ चेक इट आउट, क्या ये सही है क्या? बाकी लोग बताइए। अंशु, क्या आप लोग का भी आ रहा है सेम? हाँ, अभी सही बताया ना। 200 कहां से आ गया था? ये इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। हाँ, जल्दी जल्दी के चक्कर में निपट गए आपके 4 मार्क्स। ये आ जाएगा 20। व्हाट अबाउट द सेकंड? बी का कितना आ रहा है? 1 शुभम बोल रहा है 1 केजी मीटर पर सेकंड। शुभम बोल रहा है 18,000। अगम में बोल रहा है 144। 1 केजी मीटर पर सेकंड। शिखर बोल रहा है 180 केजी मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये 74 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? That is 20 मीटर 4 मीटर पर सेकंड। Why 4? It will be 20 ना? यस सर, यस सर। अरे यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? और ये कितना हो जाएगा? 250 ग्राम मतलब कितना हो गया? 1/4 केजी। मास इंटू वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 5 केजी मीटर पर सेकंड। कहां भटक रहे हो? क्या दिक्कत हो गई? $18, $144, $180, $18,000 कैसे कैसे कर रहे हो तुम लोग? कोई बताएगा? हाँ, अगर मैं बताइए 18,000 कैसे आ गया?
आगम्य यूनिट के कारण गड़बड़ हो गया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सबसे पहले तो यूनिट चेक करना चाहिए ना। यहाँ पर क्या है, किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर क्या है, ग्राम है। इनको चेंज तो कर लो पहले केजी में और मीटर पर सेकंड में। यस, तो ये कितना आ जाएगा, 5 केजी मीटर पर सेकंड। हालांकि जय माता दी ने ही बाजी मारी है, बुलेट का मोमेंटम फुटबॉल से ज्यादा है। चलिए, ये सब सिली मिस्टेक है, छोटे छोटे मिस्टेक है ना। आपके क्वेश्चन में आपको यूनिट तो चेक करना ही करना है। सबसे पहले यूनिट चेक करो। यूनिट क्या दिया गया है, ऑप्शन का यूनिट और गिवन यूनिट, क्या दोनों सेम है? नहीं है तो फिर उसको कन्वर्ट करो ऑप्शन की यूनिट के हिसाब से। बाकी अगर सब्जेक्टिव होता है तो फिर तो चलेगा, आप जो लिखना चाह रहे हो वो आप लिखिए, करेक्ट यूनिट लिखिए। बट जब आपके पास ऑप्शन है तो यू डोंट हैव ए चॉइस, आपको उसके यूनिट के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अगम्य का डाउट है, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। हाँ युष, अभी तो सिलसिला शुरू हुई है, तुम भी टेस्ट देते देते परेशान हो जाओगे, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए देखिए, मोमेंटम को अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम, तो मैं बोलूंगा कि देखिए डिफरेंस कुछ भी नहीं है। बेसिकली लीनियर मोमेंटम इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक लीनियर मोमेंटम, दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, है ना। लीनियर मोमेंटम उसको बोलते हैं जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जिसका मोशन जो है, जिसका वेलोसिटी है वो स्ट्रेट लाइन में, झूठ बोलते हैं, देखो ना। इसका जो मास है वो है m, अगर इसका मास है m, देन इसका जो मोमेंटम हो जाएगा दैट विल बी द इक्वल्स टू द m इनटू v, और इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। करेक्ट है ना। अच्छा, जो देखने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, जो इसके मोमेंटम को देख रहा होगा, जो इसके वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहा होगा, वो कहीं ना कहीं इसी लाइन में, इसी रोड पर बैठा होगा, यहाँ पर, है ना। ये देखने वाला ऑब्जेक्ट इसी रोड पर, इसके लाइन में, या तो इसको स्ट्रेट कर दीजिए इधर, या तो इधर बैठा होगा। करेक्ट। एंगुलर मोमेंटम के केस में क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ऐसा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ऐसा, है ना, और इसके पास भी मास m है और इसके पास वेलोसिटी v है, और देखने वाला आदमी कहीं इसके वेलोसिटी से ऑफसेट बैठा हुआ है, कुछ दूरी पर इधर इस पोजीशन पर लेट से मान लो बैठा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में, इस आदमी के रेस्पेक्ट में जो भी इसके पास मोमेंटम आ जाएगा p, मान लो ये डिस्टेंस है तो p इक्वल टू इसको बोल देते हैं mv इनटू r, और ये जो मोमेंटम आ गया इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। हालांकि ये आप लोगों को अभी पढ़ना नहीं है, मैं आपको जस्ट डिफरेंशिएट करके बता दिया। यहाँ पर जो मोमेंटम जो कैलकुलेट किया जाएगा, वो आदमी वेलोसिटी वाले लाइन में ही बैठा होगा। वेलोसिटी वाले लाइन मतलब समझ रहे हो ना, दोनों सेम लेवल पर होंगे, एक ही जमीन पर एक ही लेवल में बैठे होंगे। और जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो, जैसे मान लो कि ये ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पर सीधे जा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं दूर बैठा होगा, लाइक दिस, ये ऐसा जा रहा है और ये बगल में बैठ करके देख रहा है। अब उसका स्ट्रेट पाथ दोनों में ही होगा, स्ट्रेट पाथ दोनों में ही होगा, बस सिर्फ देखने वाला आदमी बदल जाएगा। बात आ रही है समझ में? जैसे एक आदमी अगर ऐसे सीधे गया, तुम्हारी तरफ ऐसे गया, और जो देखने वाला आदमी है वो इसके मोशन के जस्ट पीछे बैठा हुआ है, जस्ट पीछे उसको जाते हुए देख रहा है, ऐसा इसको जाते हुए देख रहा है।
तो इस केस में जो मोमेंटम वो कैलकुलेट करेगा दैट विल बी द लीनियर मोमेंटम। लेकिन देखने वाला अगर आदमी ऐसा होगा, सीधा जा रहा होगा ऐसा, तो इस केस में वो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेगा। जैसे आप लोग बस पर बैठ करके जाते हो, सामने का जो पेड़ पौधा होता है खिड़की से बाहर, वो तुमको गोल चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ योर लीनियर एंगुलर मोमेंटम। आपके रेस्पेक्टिव में वो बॉडी सर्कुलर मोशन करते हुए नजर आता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द, आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो ज्यादा जोर मत डालो। क्लियर? बस इतना समझ लीजिए कि मोमेंटम दो टाइप का होता है, एक होता है लीनियर मोमेंटम और दूसरा हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम उसको बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट मूव करे स्ट्रेट लाइन पर और जो ऑब्जर्वर है वो जो लाइन ऑफ मोशन है उसमें ही बैठा हुआ है। रेफरेंस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, जो रेफरेंस पॉइंट है, जो ऑब्जर्वर है वो खुद लाइन ऑफ मोशन में बैठा हुआ है। पॉइंट क्लियर है ना? आया ना? किसी को कोई डाउट है? हाँ बिल्कुल, एंगल आता है। अब ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूं, वेक्टर आगे जाएंगे आप लोग, आपको वेक्टर का और भी डिटेल में 11th में पढ़ाया जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली जो आपका एंगल है वो एंगल आपका चेंज तो होगा, बट साथ साथ आपका आर का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर बैठा हुआ है, इस पोजीशन पर बैठा हुआ है, अगर यहाँ पर पहुंचेगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r1 और ये एंगल हो जाएगा लेट से θ1। लेकिन जैसे ही ये इस डिस्टेंस पर पहुंचेगा ये डिस्टेंस हो जाएगा r2 और ये हो जाएगा θ2। तो यहाँ पर θ2 इज लेसर देन θ1 है, बट अगेन r2 ग्रेटर देन r1 है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देता है। ठीक है? हाँ शुभम, बिल्कुल मोमेंटम का पॉइंट ऑफ रेफरेंस से रिलेशन है, ऑफ कोर्स रिलेशन है। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट पता है ना आप लोगों को? रिलेटिव वेलोसिटी जानते हो क्या? जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है। लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट इज a हैज मास m और इसके पास वेलोसिटी v, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, नाम v रख देते हैं, और ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, v वेलोसिटी से ये इधर जा रहा है। तो इसमें का जो बैठा हुआ आदमी होगा या जो ऑब्जर्वर होगा वो इसको कितने स्पीड से जाते हुए देखेगा? ये चीज जानते हो आप लोग? जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हो, हाँ शुभम ये तो आपको पता है, जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हो तो आपके बगल में एक और अगर ट्रेन जाती है ना, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि सामने वाला बगल वाला ट्रेन रेस्ट में है और उस ट्रेन में जो बैठा हुआ आदमी होगा उसको लगेगा कि सही ये भी ट्रेन रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि जब दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 0। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये अपना वेलोसिटी इसको दे देगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये v से इधर जा रहा है तो ये v से फिर इधर जाने लगेगा, नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? अब मान लो कि अगर v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b। फिर से बोल रहा हूं, धीरे से बोल रहा हूं, सुनिएगा। वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके वेलोसिटी को इसको दे देंगे, जिस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इधर की तरफ दे देंगे, ये कितना हो जाएगा 2v। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आदमी जो इस फ्रेम में बैठा हुआ है इसके रेस्पेक्ट में इसके पास जो मोमेंटम आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, मास इंटू 2v। ये कितना हो जाएगा 2mv। क्लियर ना? अच्छा, एक आदमी जो बाहर जमीन पर बैठा हुआ है, ये आदमी क्या देखेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट नंबर ए है
ये भी v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और ये भी एक v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, और मोमेंटम ऑफ बी ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। माइनस इसलिए क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों सेम हो जाएंगे। ये चीज क्लियर हो गया क्या? लीनियर का कुछ भी एंगल क्रिएट होगा तो वो सेम पाथ पे ही लाई करेगा। अनुष्का, मैं इस लाइन का मतलब नहीं समझा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पॉइंट ऑफ रेफरेंस डिसाइड करता है। यस शुभम, ये इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस पॉइंट है कहाँ? एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, नॉन एक्सेलरेटेड में है, दैट इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, कुछ भी। एंगुलर, अनुष्का अनम्यूट करके आप बताइए, मैं नहीं समझ पाया। आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इस अलग अलग फ्रेम का अलग अलग जो ऑब्जर्वर है इनका अलग अलग नाम भी है। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड फ्रेम, आप लोग आगे सुनोगे, मैं अभी बता देता हूँ। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्राउंड फ्रेम, है ना। ग्राउंड फ्रेम का मतलब क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्ट या जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर एट रेस्ट। और तुम लोगों को जान के थोड़ा सा आप लोगों को अजीब सा लगेगा कि इसको भी हम लोग बोलते हैं ग्राउंड फ्रेम। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ऑब्जर्वर है एट मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी क्या है, एक तरह से ग्राउंड फ्रेम ही है। अनुष्का, जरूरी नहीं कि ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, है ना। ऑब्जर्वर मूव भी तो कर सकता है। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम बस में भी बैठ के देख सकते हैं और रोड पर खड़ा होकर के भी देख सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। क्यों, मैं चलते चलते तुम्हें नहीं देख पा रहा हूं, तुम लोगों को ऐसे देख नहीं पा रहा हूं, मैं मोशन में हूं, फिर भी तो मैं तुम लोगों को देख सकता हूं ना। मूविंग होगा तब मतलब, अगर मैं नहीं समझा, मैं क्या मूविंग होगा? एनी चेंज मतलब समझा नहीं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, मूविंग होगा, चेंज होगा, इन मोमेंटम, क्या, किस चीज का मोमेंटम, कैसा मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम, मैं नहीं समझा क्या चेंज होगा। अगर आपका फ्रेम बदला तो मोमेंटम बदल जाएगा विदाउट एनी चेंज इन एनी स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए के मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को बिना चेंज किए हुए हम लोग उसके मोमेंटम को बदल सकते हैं सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल के। हाँ ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसके पास भी लीनियर मोमेंटम हो सकता है। कब? जब उसका देखने वाला आदमी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर बैठा हो तब। आई बात समझ में? लेकिन अब ये चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लीजिए आपके टेस्ट में ये क्वेश्चन आता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, तो आप क्या जवाब दोगे उसका? बताओ। एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उसका लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कोई बातचीत है ही नहीं, है ना। हाँ यूज, जो ऑब्जर्वर है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपके सिलेबस में ये है नहीं। आप लोग इस चीज को इग्नोर करिए, आपको हर चीज को एज्यूम करना है कि आपका जो देखने वाला बंदा है ये सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पर बैठा हो, आपके लेवल पर इतना ही है। हाँ बिल्कुल शुभम, जरूरी नहीं कि वो आदमी अर्थ पे ही बैठा हुआ है। एक आदमी जो चांद पर बैठा हुआ उसके रेस्पेक्ट में मोमेंटम कुछ और हो जाएगा,
पॉइंट है। तो मोमेंटम आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है। हाँ, ये कांस्टेंट तब होगा जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन हो जाएगा। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइंड है कि ऑब्जेक्ट देखने वाला हमेशा रेस्ट में ही रहेगा या ग्राउंड फ्रेम में नहीं रहेगा, तो ही आपका मोमेंटम डिसाइडेड हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जब कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट रेस्ट, उसके साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर के आपका क्वेश्चन प्रॉपर बनेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए कि व्हाट विल बी द linear momentum, या you can say that momentum, what will be the momentum of object when it is at rest in ground frame या with respect to ground frame। आई बात समझ में? तो वहां पर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस देना जरूरी है, बट आई डोंट थिंक ये लेवल तक क्वेश्चन पूछेगा। तो आप 9th क्लास में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्रेम ही अवेलेबल है, कोई मूविंग फ्रेम के बारे में बात नहीं करेगा। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, और कोई डाउट इसमें? और किसी को कुछ पूछना है क्या? If spectre is in rest and object is in motion, it is constant or variable? क्या कांस्टेंट क्या वेरिएबल? वेलोसिटी या मोमेंटम? अगर स्पेक्टर आपका जो ऑब्जर्वर है ये रेस्ट में है, तो जो भी वो वेलोसिटी देख रहा होगा वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ऑफ कोर्स देखिए, मोमेंटम डिपेंड्स किसके ऊपर कर रहा है? क्या मास वेरी करता है? नहीं। क्या मास किसी रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है? मैं ट्रेन से देखूंगा तो एक ऑब्जेक्ट 1 kg से आधा kg हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब जो मोमेंटम होगा वो क्लियरली डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर। यस, और वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ये हम लोगों ने मोशन के डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था। मोशन में ही पढ़ लिया था ना हम लोगों ने कि a body will said to be in motion only if it change its position with respect to time and with respect to a reference body। That means कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस बॉडी का होना बहुत जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी रेफरेंस बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। रेफरेंस बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग दूसरे ऑब्जेक्ट का भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है। आई बात समझ में? तो लीनियर मोमेंटम या बोल सकते हो कि जो मोमेंटम है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। अगर आपका ऑब्जर्वर फिक्स है तो मोमेंटम फिक्स है। अगर आपका ऑब्जर्वर फिक्स है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा। क्या समझे? फिर से बोलो, अगर आपका ऑब्जर्वर फिक्स्ड है और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फिक्स्ड है तो आपका मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। क्लियर? पूछना है किसी को? ओके, डन। और किसी को कोई डाउट है? एनी प्रॉब्लम? नो डाउट। ओके, ग्रेट। चलिए, ये तो हो गया मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम में किसी को डाउट है? मोमेंटम चेंज कब होगा? जब वेलोसिटी चेंज होगा। और वेलोसिटी चेंज कब होगा? हाँ शिखर, तुम्हारे साथ साथ मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूं, बट इट्स नॉट द टाइम टू गेट फ्रस्ट्रेशन। अगले बार फिर से तैयारी करिए। वी हैव चांस, दिस इज नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट चांस कि अरे क्या हो गया, रिजल्ट खराब हो गया, आज के बाद तो कभी टेस्ट ही नहीं देना है। इस बार का फ्रस्ट्रेशन अगले एग्जाम में चाहिए मुझे। चलिए, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था
जो मोमेंटम चेंज होगा वो किसके वजह से चेंज होगा? दैट इज ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, करेक्ट। और वेलोसिटी चेंज किसके वजह से होता है? या तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए, या इसके डायरेक्शन में चेंजेस हो जाए, या दोनों में चेंजेस हो जाए, है ना। अगर ये दोनों में चेंजेस होता है तो भी वेलोसिटी चेंज होगा, या सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी चेंज होगा, या डायरेक्शन चेंज होगा तो भी चेंज होगा। कुल मिला जुला करके जो मोमेंटम होगा ये वेलोसिटी चेंज पर डिपेंड करता है। तो हमें एक आंसर बताइए कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के इस पाथ पर मूव करते समय क्या इसका मोमेंटम चेंज होगा या नहीं होगा? इसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या इसका मोमेंटम चेंज होगा? क्या अनुष्का, कौन सा इंपॉर्टेंट? ओके आयुष, व्हाट योर आंसर? शिखर, ठीक है। बाकी लोग, एक ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या इसका मोमेंटम चेंज होगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फॉर योर स्टैंडर्ड इट विल ऑलवेज ग्राउंड फ्रेम्स। सो कंसीडर, इस चीज को भुला जाइए कि कोई भी अदर कोई अदर फ्रेम के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ओके शिखर, शुभम गुड। बाकी लोग, अगम्य, अंशु, अनुष्का, जरूरी नहीं कि रेस्ट में हो, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव करेगा तो भी मोमेंटम कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, बाकी लोग बताइए, अंशु, अगम्य, क्या होगा इसका आंसर? क्या सर? आंसर क्या होगा? अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या इसका मोमेंटम चेंज होगा? ओके, अनुष्का, मोमेंटम कांस्टेंट होने के लिए बॉडी का रेस्ट में होना मस्ट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मोमेंटम कांस्टेंट होने के लिए बॉडी का रेस्ट में होना मस्ट नहीं है। ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए बस। अगर बॉडी जो ऑब्जर्वर है वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, या तो उसका स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है, उस केस में मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा। अदरवाइज अगर एक ऑब्जेक्ट के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसके रेस्पेक्ट में मोमेंटम कांस्टेंट होगा। इज दैट क्लियर? ओके डन। चलिए, एक मैं आप लोगों को एक नया कंसेप्ट आज के लिए मैं बता दूं, दैट इज कॉल्ड एज इंपल्स। नाम सुना है? इंपल्स का नाम सुने हो? बाइक, इंपल्स बाइक, वो नहीं। अच्छा, वेब सीरीज भी है। यहां पर इंपल्स का मतलब क्या है? दैट इज अ वेरी large change in momentum in very short interval of time is called impulse, है ना। तो अगर आपका मोमेंटम बहुत ही बड़ा चेंज हो जाए बहुत ही छोटे टाइम में, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इंपल्स बोलते हैं, करेक्ट। ये बात समझ में आई? जैसे मच्छर को मारना, ये एक इंपल्स है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मच्छर बैठा हुआ किधर गया ना, हाँ इधर मच्छर बैठा हुआ है ना, हम लोग क्या करते हैं? ऑल ऑफ द सडन
हमारा ऐसा, इसका मतलब क्या हो गया, यहां से यहां तक गया, बॉडी इसमें टकराया, ये जो पाम है इससे टकराया और ये वापस रिटर्न लगे, देखो ऐसा ऐसा, मतलब इससे कोलाइड करने में, इसको थप्पड़ मारने में जो हमारा टाइम का इन्वेस्टमेंट हो गया वो कितना सेकंड हुआ होगा, विल इट बी इक्वल टू 1 सेकंड? क्या ये 1 सेकंड के भी बराबर होगा? आना बोलो भाई। हाँ अनुष्का, मतलब यही हो गया, a very large amount of force applied for very small unit of time is called impulse. yes, कोई भी इम्पैक्ट हो, किसी को भी आपने इम्पैक्ट किया, आप उसके साथ कोलाइड करते हैं, देन इट विल बी नोन एज इम्पल्स। जैसे आपने मारा और यहीं पर छोड़ दिया, है ना, दैट इज नॉट इम्पल्स, दिस इज इम्पल्स, है ना। मार करके आपका मोमेंटम चेंज होना चाहिए, लार्जर अमाउंट ऑफ मोमेंटम चेंज होना चाहिए, है ना। अगर आप किसी को हिट करना चाहते हो, स्ट्राइक करना चाहते हो, तो सिर्फ ऐसा मार करके छोड़ दोगे तो चोट कम आएगा, देन ऑफ मार के ऐसा वापस खींच लोगे तब। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से आपका मोमेंटम चेंज ज्यादा हो रहा है। क्यों? चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये गया, जिसका मास है m, वेलोसिटी v है, और यहां पर एक वॉल है, यहां पर एक वॉल है ऐसा, ये ऑब्जेक्ट जाता है और इस वॉल से टकरा जाता है ना। जब ये ऑब्जेक्ट जाकर के टकराएगा, टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये v वेलोसिटी से वापस आ गया, उसी वेलोसिटी से, सो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, p इनिशियल क्या हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वल टू द mv। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वल टू द माइनस ऑफ mv। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। सो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, डेल्टा p इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल, दैट विल बी द इक्वल्स टू p फाइनल कितना है, माइनस ऑफ mv, इनिशियल कितना है, माइनस ऑफ mv, दैट विल बी द इक्वल्स टू 2mv। करेक्ट? लेकिन मान लीजिए कि ये यहां से जाता, टकराता और ये रेस्ट में हो जाता है यहां पर, फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो जाता, केस नंबर 2, सेकंड केस में अगर इसका फाइनल मोमेंटम 0 हो जाता, सो चेंज इन मोमेंटम क्या होता, दैट विल बी द इक्वल टू माइनस ऑफ mv। तो दोनों में लार्जर चेंज किसके केस में होगा, जहां पर वेलोसिटी आपका रिटर्न में आया तब। करेक्ट? सो बॉडी अगर ऑब्जेक्ट को ज्यादा चोट पहुंचाना, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना है, तो आपका मोमेंटम लार्जर होना चाहिए, फॉर दैट यू नीड टू स्ट्राइक एंड अगेन गिव इट बैक। इसका यूज है, जो भी हम लोग हथौड़ा यूज करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट जो ऊपर से छोड़ देते हैं, उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है, उसका फोर्स जो मोमेंटम होता है वो चेंज ज्यादा होता है, एंड it is used for designing such kind of like building, like your bridges, इन सब में ये डिजाइनिंग के काम में आता है। जैसे मान लो कि आपका ट्रक जा रहा है ना, या कोई व्हीकल जा रहा है, और ऑल ऑफ द सडन कुछ खड्डा आ गया, खड्डा पर वो जंप किया, फिर वो ब्रिज पर गिरेगा नीचे की तरफ एंड वापस से बैक करेगा। उस केस में क्या हो जाएगा, उस ट्रक का जितना खुद का वेट है, मान लो व्हाटएवर इट इज 100 केजी, वो अपने 100 केजी से ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा उस ब्रिज के ऊपर, तो जो ब्रिज का डिजाइन होगा वो क्या हो जाएगा, उस ज्यादा फोर्स के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो इंपल्स फोर्स ज्यादा होता है देन ऑफ योर मैक्सिमम एक्सर्टिंग फोर्स। यस आयुष, यही कारण है। ठीक है, शुभम क्लियर हो गया क्या? मोमेंटम का, इंपल्स का हम लोग यूज करते हैं। यस सर, यस सर। यह हम लोग नॉर्मल फोर्स से ज्यादा फोर्स, ये ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है, अकॉर्डिंगली हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी का अगर कोई डाउट होगा तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, आस्क योर डाउट्स। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, हैव अ नाइस डे। बाय सर। बाय।